नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी वोट चोरी की, SIR के सिरदर्द की, वोट चोरी पर आर पार की। और आज मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हूं, मैं नोएडा में नहीं हूं, मैं राजस्थान में हूं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुंडोटा किले में बड़ी गुलाबी सी ठंड है यहां पर दिल्ली में शीतकालीन सत्र जो चल रहा है संसद का, वहां पर पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज दूसरा और अंतिम दिन था। चुनाव सुधार पर चर्चा थी और इस चर्चा में जबरदस्त घमासान भी मचा। और गोविंद, आप बैठ जाइए, आप बहुत उछल रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन, हमारे सहयोगी भी पीछे हिल रहे हैं और यह हिलना डुलना संसद में भी आज लगातार होता रहा। गतिरोध भी हुआ, वॉकआउट भी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह वो लगभग 1.5 घंटा बोले, जवाब दिया। और आजकल ये जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इसमें एक शगल हो गया है। वर्तमान की बातें कम और अतीत का आईना वो दिखाने में दिलचस्पी कुछ ज्यादा हो जाती है। वोट चोरी की लड़ाई दरअसल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर भी आती दिखाई दी कि पहली वोट चोरी तो देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इंदिरा गांधी ने भी वोट चोरी की। पर आज वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, उन सवालों के जवाब नहीं दिए। ये आरोप विपक्ष ने लगाए और अंतिम जो 15 मिनट थे अमित शाह के संबोधन के, उनके सदन के पटल पर भाषण के, उन्होंने वॉकआउट कर दिया कि हमारे सवालों का तो जवाब ही नहीं मिल रहा। अब इसमें बीजेपी कह रही है आपने 2014 से आज तक कोई सलाह नहीं दी चुनाव सुधार को लेकर, हम चिल्लाते रह गए, हम मांगते रह गए। और मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर जो सवाल थे उस पर पलटवार किया गया। अरे पहले आप ही के प्रधानमंत्री चुनते थे, अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आपकी बात मान ले चुन रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है। पर इसमें एक सुरक्षा कवच भी दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों को भी। इसकी जरूरत क्या? कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं। लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी से आप सवाल नहीं पूछ सकते। यह लोकतंत्र का कौन सा ढांचा, कौन सा खाचा है? इन सवालों के जवाब फिर नहीं मिले, बल्कि घुसपैठिए ने एंट्री फिर से मार दी SIR की इस लड़ाई में। घुसपैठिए की बात आ गई कि नहीं, शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण तो होगा ही होगा, एक एक चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। पर बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? वहां तो चुनाव भी हो गए, SIR भी मुकम्मल हो गया था, उसके बाद चुनाव हुए। घुसपैठियों का आंकड़ा बताने को चुनाव आयोग तैयार नहीं। और SIR के जरिए अगर घुसपैठिए चिन्हित किए जा रहे हैं, उनकी पहचान हो रही है, तो यह बात खुलकर क्यों नहीं कहती सरकार? पर चुनाव आयोग का तो यह काम नहीं है, यह काम तो गृह मंत्रालय का है। तो बहुत सारे सवाल वो अधर में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं और हम बतौर लोकतंत्र क्या भटके हुए हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा में 2 दिन से चर्चा हुई। आज दूसरा दिन तक चर्चा मुकम्मल हुई चुनाव सुधार को लेकर। और चुनाव तो बुनियाद है किसी भी लोकतंत्र की। वो पुरानी कहावत है ना, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और हमारे प्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि तो हम इस सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजते हैं ना बटन दबाकर। तो चुनाव अगर निष्पक्ष ना हो, मतदाता सूची अगर शुद्ध ना हो, फिर तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत का जो हम ये राग अलापते हैं, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये बेमानी हो जाएगा। तो ये चर्चा तो बहुत गंभीर थी, होनी चाहिए थी गंभीर। पर चर्चा के नाम पर क्या इतिहास का पाठ भी पढ़ाया गया? ये आजकल देश में एक नई आदत बन गई है। वर्तमान में, वी डोंट लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में नहीं जीते। बात बात पर अतीत के गड़े मुर्दे हम उखाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी को आईना बना देते हैं।
उसी को बचाव भी बना देते हैं और सवाल बना देते हैं, जो चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। उन्होंने तो कह दिया कि पहली वोट चोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तभी तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने वोट चोरी की। सोनिया गांधी चोरी से देश की वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में आ गई 1980 में। 1982 में तो उनको नागरिकता मिली थी, 83 में फिर आ गई। यह बड़ा गड़बड़ झाला है, यह वोट चोरी करती आई है कांग्रेस। तो अतीत में किस तरह से झांके गृह मंत्री अमित शाह, उसे देखिए। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। तो दरअसल मौजूदा वक्त में क्या वोट चोरी हो रही है, इस सवाल का जवाब अतीत में झांक कर दे दिया गया है, पर वर्तमान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई। ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और वो तो ये कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं किसे, गृह मंत्री अमित शाह को, कि वो मेरी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट कर लें। 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने। महादेवपुरा में कर्नाटक में किस तरह से गड़बड़ झाला हुआ एक विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने जिक्र किया था, एक तथाकथित खुलासा किया था। उसके बाद अलंद महाराष्ट्र में, और फिर 5 नवंबर को, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान था बिहार में, 5 नवंबर को राहुल गांधी ने वो तथाकथित हाइड्रोजन बम फोड़ा था कि हरियाणा में गड़बड़ झाला हुआ। कल भी राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि एक ब्राजीलियन मॉडल 22 जगह उसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था। एक महिला, एक अधेड़ उम्र की महिला, 223 जगह उनकी फोटो का इस्तेमाल, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा बिहार में तो 1,22,000 डुप्लीकेट वोटर आईडी थे। तो चुनाव आयोग ने तो जवाब नहीं दिया, पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सारी बातों के जवाब दे दिए हैं। पहले तो सरकार यहां तक कह रही थी कि चुनाव आयोग से तो कोई सवाल जवाब हो ही नहीं सकते, वो सुरक्षा कवच तो दी गई है 2023 के कानून में। पर 1988 के बलराम जाखड़ तत्कालीन लोकसभा स्पीकर की एक रूलिंग का भी हवाला दिया गया कि चुनाव आयोग तो एक स्वायत्त संस्था है, उससे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। इसीलिए यह चर्चा एसआईआर पर नहीं हुई। फिर वो बाद में सरकार मानी कि चुनाव सुधार, और उसमें एसआईआर की भी बात आ गई। अब जहां तक एसआईआर की बात है, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई हमें ईवीएम को वेरीफाई करने दो। यह चुनाव आयोग को सुरक्षा कवच क्यों दिया गया है? चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अलग क्यों कर दिया गया है? वो उस पैनल में क्यों नहीं है? तो सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है, अरे 73 साल आप क्या करते रहे? आप तो यही कर रहे थे, प्रधानमंत्री चुन रहे थे, तब आपको दिक्कत नहीं थी। अब यहां पर अगर प्रधानमंत्री साथ में एक कैबिनेट मंत्री पर नेता प्रतिपक्ष भी है, 2-1 से अगर हम चुन रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पर क्या लोकतंत्र के पेट में दर्द हो रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज गृह मंत्री ने एक बार फिर कहा कि शुद्ध वोटर लिस्ट, मतदाता सूची बहुत जरूरी, और मैं इत्तेफाक रखता हूं गृह मंत्री की इस बात से। और उन्होंने बाद में यह भी जोड़ा कि हम चुन चुनकर घुसपैठियों को निकालेंगे, पर चुन चुनकर घुसपैठियों को क्या एसआईआर के जरिए निकालेंगे? तो बिहार में कितने घुसपैठिए थे यह तो बताया नहीं। ज्ञानेश कुमार ने इस बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया। जनादेश भी आ गया है, जिसे ज्ञानादेश कह रहा है विपक्ष, कि बिहार में जनादेश नहीं आया, ज्ञानादेश आया है। तो कितने घुसपैठिए थे ये तो बताया नहीं। और घुसपैठिए, इनकी पहचान करना तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ये एनआरसी लाया जा रहा है क्या चोर दरवाजे से? जो आरोप एआईएमआईएम के सदर, उनके अध्यक्ष
असदुद्दीन ओवैसी ने भी लगाया कि ये तो भैया आप एनआरसी लेकर आ रहे हैं, और इस लड़ाई में विपक्ष ने फिर वॉकआउट किया। वॉकआउट से पहले राहुल गांधी और गृह मंत्री की तू में भी हुई। कैसे, उसे भी देख लीजिए। हरियाणा की जहां इनने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on the press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. तो दरअसल देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद, जहां हम अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जहां पर चुनाव, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, यह लोकतंत्र की बुनियाद है। अगर इसमें फर्जीवाड़ा है, निष्पक्षता नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो बेईमानी हो जाता है अपने आप को लोकतंत्र कहना। हमें सवालों के जवाब मिले क्या, या जो सुझाव दिए गए उन पर कोई तामील होगी नहीं होगी, या तेरा आरोप मेरा आरोप, भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, एक दूसरे को दागदार बनाने पर लगे रहे। और लोकतंत्र पर जो सवालिया निशान लगे हुए हैं, क्या हमने उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की है इन 2 दिनों में? कुछ हासिल भी हुआ क्या, या बस राजनीतिक नफा, राजनीतिक नुकसान आंकने की कोशिश की गई है और आदमी अपना सर खुजलाता रह गया और ये एसआईआर चलती रहेगी? 37 दिन हो गए, 38 बीएलओ की मौत हो गई है, जिसमें 1 दर्जन ने खुदकुशी की है। एक आंसू, संवेदनशीलता का एक भी परिचय चुनाव आयोग की तरफ से आया ही नहीं। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। जैसे 7 से 8 लाख यात्री इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के चलते रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, खिड़कियों पर खड़े हो गए। एयरपोर्ट में कोहराम मचा हुआ था, त्राहिमाम मचा हुआ था। अब कह रहे हैं सब ठीक हो गया, बात खत्म। ये जी इंडिगो ने हमारी बात नहीं मानी, ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी, इंटरनल प्रॉब्लम। किसी की कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और चुनावों को लेकर या वोट चोरी को लेकर भी क्या हम उसी ओर जाते दिख रहे हैं? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, और सवाल क्या है? वोट चोरी पर आर पार तकरार कह लीजिए, वोट चोरी पर तकरार, नेहरू इंदिरा जिम्मेदार, और एसआईआर की लड़ाई फिर घुसपैठिए पर आई, फिर घुसपैठियों की बात होने लगी। दिल्ली के चुनाव होते हैं, घुसपैठिया मुद्दा बन जाता है, झारखंड में घुसपैठिया मुद्दा बनाया गया, बिहार में घुसपैठिया मुद्दा बनाया गया। पर देश में घुसपैठिए हैं कितने आज तक ये कोई बताने को तैयार नहीं। वो बताया था 2016 में किरण रिजिजू ने, तब गृह राज्य मंत्री थे, कि 2 करोड़ है। 2018 में बोले नहीं पता लगाना बिल्कुल असंभव है, और ये काम तो गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्री तो खुद अमित शाह हैं। चर्चा में आज मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी भी हैं धीरेन्द्र मुन्ना, रोहित अग्रवाल एक और अहम घटक एनडीए के आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज अहमद, फराज किदवई बल्कि मैं कहूं, साथ ही साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार, दोनों के नाम विनोद। आज विनोद शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और प्रोफेसर साहब, वो फिर से इतिहास का पाठ, मतलब सब पूरे देशवासियों को
एमए, एमफिल, पीएचडी करानी है, पूरे इतिहास से वाकिफ कराना है। अब वोट चोरी के लिए भी नेहरू जिम्मेदार। वर्तमान में नहीं बात करेंगे कभी भी, नहीं। देखिए संदीप जी, देश विकास कर रहा है, लोकतंत्र में संवैधानिक संस्था, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाइए लोकतंत्र सौरभ में साहब का। संवैधानिक संस्थाएं, जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आप वो मैं पीसीआर को बोल रहा था, आप बोलिए। बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ, अच्छा अच्छा। संदीप जी देखिए, देश चहुओर विकास कर रहा है, संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं और एक नए भारत का सृजन हो रहा है, नए भारत की तरफ देश बढ़ रहा है और जिसका सीधा आशीर्वाद जनता के द्वारा 2014, 2019 और 2024 में मिल रहा है। ये सामने है, दिख रहा है। ऐसे में जो हताश है, निराश है और जिसको राज सत्ता में बने रहने की भूख है, वह तरह तरह की चीजों को, जुडिशरी को नहीं मानना है, संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानना है, देश में सब कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, सब कुछ उसको गड़बड़ ही दिख रहा है। ऐसे में संदीप जी, देश को ये बताना बहुत मजबूत हो रहा है। हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं, पर उस राह में ये अतीत का, इतिहास का पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है? मेरा सवाल सीधा था, बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा सवाल उत्तर है इसका। आपके सीधा सवाल का सीधा उत्तर है कि भाई देश को तो बताना पड़ेगा ना कि भारत के लोकतंत्र में विपक्ष का नेता कितना महान, कितना बड़ा कद, पद, विचार और सत्य को मानने वाला, भारत में विश्वास करने वाला, संवैधानिक संस्थाओं और न्याय प्रणाली को मानने वाला होता है। झूठ और फरेब के आधार पर सत्ता में बने रहने के लिए देश को गुमराह करने का, देश को गृह युद्ध में ढकेलने का काम विपक्ष का नेता नहीं करता है। विपक्ष का नेता सरकार के अच्छे कार्यों में कदम मिलाता है और जहां लगता है जा रहे हैं एसआईआर को लेकर, चुनाव आयुक्त को सुरक्षा कवच क्यों दे दिया गया है? सवाल बड़े सीधे हैं, उन सवालों के जवाब दे दीजिए। नहीं, आपने चोरी, तेरी चोरी, मेरी चोरी, यही सीना जोरी होती रहेगी क्या? देखिए कुछ हासिल हुआ 2 दिन की इस डिबेट में? देखिए ईमानदारी से बताइएगा प्रोफेसर साहब। देखिए नहीं संदीप जी, उसी बात को बता रहा हूं। देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि भारत की आजादी के साथ दुनिया भर के बहुत सारे मुल्क भी आजाद हुए थे। वो सारे मुल्क, वो सारे देश आज विकसित देश हो गए, लेकिन आखिर क्या कारण रहा? वो कौन सी मजबूरी रही, वो कौन सी बात रही कि आज भी भारत विकसित नहीं है, विकासशील प्रक्रिया में चल रहा है? तो इसके पीछे इस सत्य को जब जानेंगे, खंगालेंगे, तो यही निकलेगा जो सदन में बताया गया है। वो यही निकलेगा कि मतलब इतने पैनलिस्ट बैठे, कांग्रेस के भारत इसलिए रहा क्या कांग्रेस कि वोट चोरी की थी, पंडित नेहरू ने वोट चोरी की, इंदिरा गांधी ने वोट चोरी की। एक बात है, यह एक बात है, सरदार पटेल ही प्रधानमंत्री बन जाते और देश विश्व गुरु बन जाता। संदीप जी, भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली है, भारत का इतिहास बहुत महान है। आपको भी गर्व है, हमको भी गर्व है, लेकिन दुर्भाग्य है कि परिवारवाद ने 1947 से 2014 तक के भारत पर आपको एक मिनट बताइए, 1 मिनट बताइए ना। रुकिए, अरे प्रोफेसर साहब रुकिए। 1947 से 2014 के भारत पर आपको गर्व है या नहीं? बिल्कुल गर्व है, क्यों नहीं गर्व है, लेकिन हमें जहां होना चाहिए वहां नहीं है। हमें जहां होना चाहिए वहां हम नहीं पहुंचे। वो तो अब भी नहीं है। अरे वो तो अब भी नहीं है। किसानों की आय दुगनी होनी थी, 2022 में हो गई दुगनी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने होना था, हो गए हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 2 करोड़ लोगों की हर साल उनको नौकरी मिलनी थी, हो गई। 35 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलने वाला था, हो गया। 90 रुपए से पार हो गया रुपया। वो तो 60 रुपए पर इतना कमजोर हो गया था। देखिए तो इसमें एक निरंतरता होती है, विकास की राह पर आप चलते हैं, थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं।
बिल्कुल संदीप जी, जहां 60 वर्षों में गर्त में ढकेला है, उससे निकाल के और निकल के भारत आज दुनिया के सामने सीना तान के निकाल खड़ा दिया। है और 81 सभी करोड़ क्षेत्रों में 35 खड़ा है। लाख लोगों आर्थिक को क्षेत्र से 5 किलो अनाज ना दिया जाए तो वो भूखों पेट सोएंगे। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, मतलब वो ना मिले तो वो भूखे सोएंगे। देखिए भारत दे 7 लाख देखिए लोग, 8 संदीप लाख जी, ये अच्छा लोग सवाल है। चिल्लाते रह गए हम पिछले एक देने के- हफ्ते में। इंडिगो ने ऐसी अपनी दादागिरी दिखाई, ठेंगा दिखा दिया, सरकार झुक गई। इस वर्तमान की बात नहीं करेंगे, इसलिए अतीत में जाते हैं क्या? इंडिगो देखिए कुछ घटनाएं देश के सामने अचानक ऐसी आती हैं, उसके खिलाफ उसमें भी कुछ साजिश होते हैं और उसका पर्दाफाश हो रहा है और दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि उसकी 3 पीढ़ियां ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्दी ही सरकार कर भी रही है और सब बाकी नोटिफिकेशन आ ही गया, आप देख ही रहे। वो उधर हम नहीं जाते हैं, ऐसी क्राइसिस आ जाती है पर निस्तारण करने वाली है जैसे सरकार, अब घुसपैठिए का काम भी हो जाएगा। अब चुन चुन कर आप गिन लेंगे, चुन चुन कर आप घुसपैठियों को निकालेंगे। घुसपैठिए निकालने का काम किसका है प्रोफेसर साहब? एक सेकंड। जी घुसपैठियों की पहचान, शिनाख्त करना और उनको वापस उनके मुल्क भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए संदीप जी, इस पूरे देश में घुसपैठी एक जगह पर नहीं है, सीमावर्ती क्षेत्रों से, ऐसे जगहों से उनका प्रवेश है। राज्य सरकारें उस बात को लेकर केंद्र की एडवाइजरी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उस काम को कर रही है। और एसआईआर आप देखिए, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात एसआईआर से क्यों जोड़ा जा रहा है। केवल सरकार वो भी एक प्रक्रिया है, टूल है, घुसपैठियों का। टूल है। एक मिनट सुनिए ना प्रोफेसर साहब, प्रक्रिया है, बढ़िया बात कह रहे हैं। 2004 से 2013, 2005 से 2013, 8 साल का आंकड़ा, 88,792 घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा गया। 88,792। और 2014 से 2025 में कितने भेजे गए? 5,000। पिछले साल कितने भेजे गए बांग्लादेश में वापस? 411। आप कह रहे हैं अब चुन चुन कर 11 साल बाद आपको याद आ रहा है और उसके लिए एसआईआर इस्तेमाल होगा। तो बिहार में आंकड़ा क्यों नहीं बताया? कितने घुसपैठिए मिले बिहार में? मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। देखिए संदीप जी, मनमोहन सिंह की नीति की सरकार ने 2 यूपीए गवर्नमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 ने एक कागजी कार्रवाई घुसपैठियों के लिए किया था चुनाव में आने के लिए। उनका प्रयास था, सराहना की जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत सरकार, वर्तमान की सरकार यानी गृह मंत्रालय और राज्य की सरकारें मिलकर केवल एसआईआर नहीं, सभी तरह अनेक प्रकार की चीजें, जिसको मैं राहुल गांधी के शब्दों में हाइड्रोजन बम नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहूंगा आने वाले समय में, सरकार को भी आने वाले समय में, आने वाले सरकार को 9 साल पूरे होने को आए, फरवरी मार्च में 9 साल हो जाएंगे मुख्यमंत्री बने। अब याद आया वो मेयर भी बड़ी बहुत तेजी से अवैध कॉलोनियों में जाकर पहचान करती हुई घूमती दिखाई दे रही हैं। अब याद आया 9 साल पूरे होने पर याद आ रहा है कि घुसपैठिए घुसे हुए हैं। पहले कितनों की पहचान की बताइए? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा संसद पर बैठने वाले लोग वापस हैं, भेजे, ये तो विरोधी ही। संदीप जी, अच्छा संदीप जी बता रहा हूं, एक सेकंड उत्तर ले लीजिएगा। गंभीर प्रश्न है आपका। जैसे ही इनके पहचान की बात होती है, जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाया है, जिन लोगों ने यहाँ इनको पाला पोसा है, ये तो आमरण सर पर भूखे बैठ जाते, इनके पेट में दर्द होने लगता। 11 साल से आपकी सरकार, 9 साल से यूपी में डबल इंजन सरकार, तो क्या कर रहे थे सरकार? आप तय है तो वही चलिए बता रहा हूं, हरकत वही में बता आ रहे रहा हैं। हूं। और ये साधना भारती, आपने लोगों को, अरे रुकिए ना, साधना भारती आपने इनके राशन कार्ड तैयार किए, इनको वोट बैंक बनाया, अब इनकी पहचान हो रही है तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? घुसपैठियों की कोई जगह है? वो चुनेंगे देश का प्रधानमंत्री या किसी सूबे का मुख्यमंत्री। जो सवाल पूछ रहे हैं वो जायज पूछ रहे हैं अमित शाह।
आदरणीय संदीप जी, देखिए मैं बहुत देर से सुन रही हूँ भाजपा के जो आदरणीय प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में अपनी उंगली तक नहीं कटवाई, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाने के आरोप जिन पर लगते रहे हों, जिन्होंने वंदे मातरम को कभी अपनाया नहीं, और आरएसएस का एक नया ही आपने सुना होगा, एक वत्सले करके इनका एक गीत है, अलग से इन्होंने उसे अपनाने का काम किया। और जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो उसकी खिलाफत करते हुए नजर आए। मुस्लिम लीग की सरकार, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाई इन्होंने, और आज ये हमें ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये अगर इतिहास की बात भी करेंगे तो इतिहास भी इनका कोई बहुत खास अच्छा नहीं रहा। इन्होंने कहा जी बड़ा कांग्रेस ने क्या कर दिया, अरे देश में आईआईटी बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, एम्स दिया। कि जो परते कुरेद रहे हैं उस पे बताइए ना। अमित शाह दावा ये कर रहे हैं 28 नेता सरदार पटेल के पक्ष में थे कि वो प्रधानमंत्री बने, 2 ही नेता पंडित नेहरू के पक्ष में थे, पर बने वो प्रधानमंत्री। तब तो चुनाव भी नहीं हुए थे ना, पहले तो प्रधानमंत्री ऐसे ही चुना गया। 1952 में जाके चुनाव हुए। बहुत से लोगों को यह भी गलत जानकारी है, वो कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री बन जाते अगर चुनाव में उनको चेहरा बनाते। 1950 में देहांत हो गया था, पर 28 लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार पटेल थी। गलत जानकारी दे रहे हैं क्या अमित शाह? नहीं, एक बात मुझे बताइए ना, जो जानकारी उनसे मांगी जाती है वो तो दे नहीं पाते। कितने घुसपैठिए पकड़े गए उसकी जानकारी उन्हें देनी चाहिए। ये इतिहास में घुमाएंगे और वर्तमान में भटकाएंगे, यही रणनीति है। तो जो मोदी जी कह रहे थे कि जी हवाई नहीं, तो इतिहास में घुमाएंगे तो इतिहास में अगर बदनुमा दाग हैं वो तो गिनाए जाएंगे ही, या नहीं गिनाएगा? तो बीजेपी क्यों नहीं गिनाएगी? अगर इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हुआ था जिसके चलते आपातकाल लगा, उन्होंने यशपाल कपूर को इस्तेमाल किया, वो सरकारी मुलाजिम होते हुए भी उनको चुनावी एजेंट कैसे बनाया? तो ये तो वोट चोरी का मामला हो गया कि नहीं? मैं पहले अपनी बात पूरी कर लेती हूँ आदरणीय संदीप जी। देखिए, मैं सीधी बात कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ अपने दाग छुपाने के लिए दूसरों के दागों को लेकर आएंगे। आप कह रहे हैं बदनुमा दाग, अरे हमने उसका भुगतान किया नहीं क्या पूर्व में? आप ये बता दीजिए। और क्या कांग्रेस ने, अभी भाई साहब बोल रहे थे मालवीय जी, कांग्रेस ने क्या कर दिया? आप अपने शासन में बताइए। डीजल पेट्रोल भाई साहब 100 के पार है, विश्व गुरु बनाने चले हैं आप। डॉलर आप देख लीजिए, रुपया जो है सेंचुरी मारने को तैयार है। कितनी महंगाई, बेरोजगारी है, उस पर चर्चा ना हो। तो बीजेपी का एक ही लक्ष्य आदरणीय संदीप जी, कि बेरोजगारी महंगाई से ध्यान भटकाना है और हिंदू मुस्लिम की बात को करके सोनिया गांधी 1982 में भारतीय नागरिक बनी, साधना भारती, पर 1980 में वो वोटर लिस्ट में कैसे आ गई नई दिल्ली की? ये और बाद में नाम हटा करके ये 1983 में फिर से जुड़ी। अरे अमित शाह जी प्रूफ कोर्ट नहीं तक पहुंच करते। गया है ना मामला। जी ने एक मिनट आदरणीय संदीप जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता की, आदरणीय राहुल गांधी जी ने आंकड़े रखे, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे आंकड़ों के साथ बताया। अमित शाह जी लेकर आए ना प्रूफ। और भाई गृह मंत्री आरोप लगा रहे हैं देश का, आप बताइए, गृह मंत्री है वो, घुसपैठियों को वो पकड़ नहीं पाते, आरोप लगा देते हैं। वो आदरणीय सोनिया जी पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने से चलता है क्या आदरणीय संदीप जी, बताइए ना। और दूसरी बात आप कह रहे हैं, ये बात आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो उठाई है, ये तो मैं कई बार इस बात को हम लोग पहले से उठाते आए हैं। हम तो पहले से कहते हैं 2023 में 2024 के चुनाव से पूर्व जो आप कह रहे हैं ना सुरक्षा कवच, नहीं, सुरक्षा कवच नहीं है ये। मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को वोट चोरी कवच देने का काम किया, और वोट चोरी चक्रव्यूह उसी दिन रचा गया जब अनूप बरनवाल के केस में जस्टिस जोसेफ की बेंच ने उन्होंने एक जजमेंट दी और उन्होंने कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बनता तब तक सीजीआई विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री जी मिलकर बनाए। नहीं तो उसमें से क्यों हटाया गया? मुख्य न्यायाधीश को नहीं पूछे, नहीं सवाल करें विपक्ष। एक मिनट आप सवाल करेंगे तो आप इतिहास की बात करेंगे, वर्तमान की आप बात नहीं सवाल करिए। 2 दिन चर्चा हुई। अरे रुकिए, धारा प्रवाह बोले जा रही है साधना भारती। 2 दिन चर्चा हुई ना, उसमें वॉकआउट भी कर गई आपकी पार्टी, और फिर ताल ठोकते हैं राहुल गांधी। मैंने जो 3 खुलासे किए उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे साथ चर्चा कर ले। चर्चा के लिए लोकसभा से बड़ा कोई मंच हो सकता है क्या? वहां से तो आप निकल लिए। देखिए, मुझे लगता है लोकसभा बड़ा मंच जरूर है,
लेकिन मुझे लगता है जनता के बीच में जाना उससे बड़ा मंच है। और हमने कहा ना, सामने आके बात कर लीजिए। लोकसभा के अंदर वॉकआउट करने की जरूरत पड़ी तभी वॉकआउट किया हमने, बेवजह वॉकआउट नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने। या विपक्ष जब वॉकआउट करता है तो बेवजह नहीं करता है। ये जिस तरीके से इन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को बदला, तब भी वॉकआउट किया था। भाई जब आप सुनेंगे ही नहीं, आप बोलने ही नहीं देंगे, विपक्ष की ठीक है, अपनी भूमिका शून्य तो बना के आप रखी, ये तो कह क्यों रही ना हैं, मैं बोले? समझ गया आपकी बात। अब धीरेन्द्र मुन्ना को लाइए स्क्रीन पर। ठीक है धीरेन्द्र मुन्ना, अब राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं, गृह मंत्री ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने जवाब दे दिए। वो जवाब कब दिए गए, वो मैंने कैसे मिस कर दिया? जवाब दे भी दिया, हमें पता नहीं लगा कब जवाब दिया। ना, आपने कार्रवाई को बहुत अच्छे से देखा है संदीप जी, और आपकी नजरों से भारत का कोई भी लोकतांत्रिक कार्य बच नहीं सकता है। गृह मंत्री जी ने बोला कि मैं तैयारी कर रहा था, उस संदर्भ में छुपी छुपाई बात नहीं है। चुनाव आयोग से सारी रिपोर्टें मांगी जिस तरह के आरोप थे कि मुझे जानकारी चाहिए इस चीज की, और उस जानकारी में जब उनको जानकारी मिली तो उन्होंने सदन में रखा पटल पे। इसमें नई क्या बात है, आप मुझे ये बताइए। सदन में वो मतलब आपस में ना 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 ना, ये लोकतंत्र का कौन सा नया ढांचा बना रहे हैं कि गृह मंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त की आपस में गुफ्तगू हो जाती है? कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, या राहुल गांधी के जवाब दिए कि एक ब्राजीलियन मॉडल, उसकी 22 जगह फोटो कैसे थी, एक अधेड़ उम्र की महिला की 223 वोटर आईडी कैसे बने हुए थे? आपके बिहार का वो दावा कर रहे हैं 1,22,000 डुप्लीकेट वोटर आईडी थे। इनके जवाब कब मिले बताइए तो मुझे। मैंने तो नहीं सुना, ज्ञानेश कुमार से ये ज्ञान तो नहीं सुना, या मैं कहीं चूक गया? बिल्कुल आप नहीं चुने हैं, और जिन आरोपों को उन्होंने लगाया है उसके ऊपर में एसआईआर इसीलिए हो रहा है। उसका काम ही यही है कि गहन रूप से इसकी जांच करना। जांच हो रहा है, जिसमें त्रुटियां रह रही है उसको हटाया जा रहा है। जो 18 वर्ष के अच्छा, गहन रूप से जांच हो। एक चीज अभी आपके थोड़े से वीडियो में दिक्कत आ रही है, आप फ्रीज हो रहे हैं, मेरा पीसीआर ये बता रहा है। रोहित, ये विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, ये 2004 के बाद अभी क्यों हुआ? इंटेंसिव रिव्यू तो हर साल होता है। इसका जवाब तो कम से कम चुनाव आयोग को देना चाहिए ना। यही तो पूछ रहे हैं भाई, एसआईआर क्यों करवाया आपने? ये जवाब दिया है क्या? अभी संदीप जी, आपने अभी सवाल पूछा था, ब्राजीलियन मॉडल का 22 जगह पे फोटो है, किसी का 122 जगह पे नाम है, और राहुल गांधी जी ने स्वयं बताया था कि एक लखनऊ का युवा था जो कि हवाई जहाज पकड़ के बेंगलोर जाता है वोट देने, फिर वो मुंबई जाता है वोट देने, फिर वो हैदराबाद जाता है वोट देने। तो ये इसीलिए तो हो रहा है कि जो इतनी जगह लोग जाके वोट दे रहे थे, और ब्राजीलियन मॉडल ब्राजील से यहाँ पे आके 22 जगह पे वोट दे रही थी, उनके नाम यहाँ से काटे जाएं और लिस्ट का शुद्धिकरण हो। जो लोग मर चुके हैं उसके बावजूद वो वोट दे रहे थे। 22,000 डुप्लीकेट वोटर आईडी बिहार में फिर भी मिल गए। इसीलिए तो ये एसआईआर हो रहा है ना संदीप जी, कि ये जो डुप्लीकेट वोटर आईडी हैं, इनकी गहन जांच करके और कोशिश की जाए कि अब एक व्यक्ति एक ही वोट दे, क्योंकि एक व्यक्ति जो 4-4 वोट दे रहा है, ब्राजील से आके 22 वोट दे रहा है। एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गया, आपने बड़े अच्छे से समझाया, मैं समझ गया रोहित भाई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, ये इतना गड़बड़ झाला चल रहा था 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, वो गड़बड़ झाले वाली एक प्रदूषित मतदाता सूची के आधार पर नतीजे आए। हरियाणा के नतीजे प्रदूषित मतदाता सूची के चलते आए, इसलिए बीजेपी जीत गई क्या वहां पर? आप ही तो कह रहे हैं ना कि वहां पे गड़बड़ झाले थे, गड़बड़ झाले के चलते जीत गई बीजेपी। आप ये कह रहे हैं या ये मान रहे हैं? 2 बार कहा आपसे संदीप भाई कि ये राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, और इनके आरोपों को शुद्धिकरण करने के लिए, अभी आपने कहा इसीलिए तो इन्हीं को तो ठीक करने के लिए एसआईआर कह रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? सुनाई देता है मुझे, अभी मेरे कान खराब नहीं हुए। आपने यही तो कहा कि नहीं तो ठीक करने के लिए एसआईआर पॉसिबल है कि एक व्यक्ति फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे में वोट दे, एक व्यक्ति
वही व्यक्ति फ्लाइट की टिकट कटवा के जाके बैंगलोर में वोट दे, वही व्यक्ति हैदराबाद में वोट दे और नहीं फिर नहीं वापस पॉसिबल लखनऊ है, आके वोट संभव है। कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे संभव नहीं है? द्वारका में फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुए विधानसभा के, तो बाकायदा अपनी फोटो उंगली पर निशान वाली राज्यसभा सांसद रह चुके हैं राकेश सिन्हा ने दिखाई। और इस बार बिहार चुनाव में उसके 6 महीने बाद 8 महीने बाद बेगूसराय में भी फोटो खिंचवाते दिखाई दिए। दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, बेगूसराय में भी डाल रहे हैं। उनसे मांगना चाहिए और इसका और क्लैरिफिकेशन कौन मांगेगा? वहां विपक्ष को मांगना चाहिए ना, इसका क्लैरिफिकेशन विपक्ष को मांगना चाहिए उनसे। अच्छा, कौन और अगर वो मांगेगा? ना दे क्लैरिफिकेशन तो बिल्कुल अच्छा, FIR ये दर्ज करनी विपक्ष का काम उनके है, खिलाफ। चुनाव आयोग का काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग कोई सवाल का जवाब नहीं देगा और उसको वैसे ही इम्यूनिटी दे दी गई है, सुरक्षा कवच पहना दिया गया है। कर रहा है, नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग इन्हीं त्रुटियों को खत्म करने के लिए SIR कर रहा है। घुसपैठियों की भी पहचान होगी रोहित भाई, घुसपैठियों की भी पहचान होगी ना SIR से। गृह मंत्री तो यही करे, अब चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालेंगे हम। तो संदीप भाई है नहीं, हम आप एक बार SIR पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। SIR में घुसपैठियों की कोई व्यवस्था है नहीं जी, जो पहचान की जा सके। उसके लिए NRC है, असम के अंदर हो रखी है। फिर ये अभी चुन चुन कर कैसे ढूंढ निकालेंगे? उसके ऊपर ना, फिर कैसे चुन चुन कर ढूंढ निकालेंगे? गृह मंत्री ने बिहार में भी कहा कि हम अब चुनाव जीत गए, अब चुन चुन कर हम निकालेंगे घुसपैठियों को। कैसे निकालेंगे? 11 साल में तो नहीं निकाले, 411 निकाले पिछले साल, 411 आंकड़ा नहीं है घुसपैठियों का देश में। देखिए, एक बात समझने वाली है कि अगर SIR, पहली चीज तो उसका प्रोसेस नहीं है, SIR वोटर शुद्धिकरण का प्रोसेस है, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का। दूसरी चीज, अगर SIR के तहत अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाके वहां से भाग रहा है, तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि SIR में घुसपैठियों की पहचान नहीं आती। सेकंड प्रभाव है, बिल्कुल घुसपैठियों की पहचान हो ही नहीं सकती SIR से, क्योंकि SIR के अंदर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जिसके अंदर आप घुसपैठियों की पहचान करें। उसके लिए NRC एक अलग व्यवस्था है पहचान करने के लिए, और NRC असम पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है SIR को लेकर। एक मिनट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, एक मिनट फराज भाई, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी तक तो बीजेपी ये कह रही थी आपके पेट में दर्द SIR को लेकर इसलिए है कि घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी, जिनको आपने अपना वोट बैंक बना रखा है, राशन कार्ड तैयार करवा रखे हैं नकली वाले। संदीप जी, अभी आपने गालिबन लखनऊ की मेयर साहिबा का जिक्र किया कि वो आजकल घुसपैठियों को बहुत ज्यादा ढूंढ रही हैं। अभी 2-3 महीने पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि साहब लखनऊ में जो है वो 1 लाख या 2 लाख घुसपैठिए आ गए हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने अखबार में उसका कॉन्ट्रडिक्शन भी दिया। उसमें एक बोलती हैं कि इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, मेयर बैक ट्रैक्स ऑन क्लेम, कॉल्स इट ओन एस्टिमेट। तो मतलब पहले तो समझ में नहीं ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, वो घुसपैठिए पर आखिर चाहता क्या है, कि इस देश में घुसपैठिए के ऊपर उनकी क्या स्ट्रेटेजी है और क्या नहीं है। देखिए, अभी मैं संदीप जी पढ़ रहा था अखबार कल के अखबार में यूएस ने सिर्फ 1 साल में, मतलब कि मुझे लगता है कि खाली अभी 10 या 11 महीने में लगभग 3500 इंडियंस जो कि अमेरिका में रह रहे थे उनको निकाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और एस जयशंकर जी ने उसमें लोकसभा में स्टेटमेंट भी दिया था कि वहां पर जो कुछ वृद्ध महिलाएं हैं उनके साथ काफी खराब और गंदा व्यवहार भी यूएस ने किया था। खैर, चलिए छोड़िए संदीप जी, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अभी बहुत SIR की बात चल रही है, मुझे लगता है कि आज एक खबर हम लोगों से मिस हो गई। नहीं SIR, सुबह जब मैं उठा तो मैंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं फराज। SIR से अगर इस पुनरीक्षण में घुसपैठियों की भी पहचान हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कौन कह रहा है कि घुसपैठियों की पहचान हो जाए तो उससे हमें दिक्कत है संदीप जी। लेकिन 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये क्या कर रही है? कभी लखनऊ की मेयर साहिबा निकल जाती हैं घुसपैठिए ढूंढने, कभी आदरणीय अमित शाह जी बोलते हैं कि चुन चुन के घुसपैठिए को निकाला जाएगा। लेकिन आपने संदीप जी अपने शोज में कई बार, मैंने तो आपके शोज सुने हैं, ईयर वाइज आंकड़े रखे हैं,
उनको बार बार मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन 2017 का बस मैं एक आंकड़ा बता देता हूं कि जो इन्होंने घुसपैठिए निकाले थे वो मुझे लगता है कि शायद 50 से भी कम थे जो इन्होंने घुसपैठिए निकालते थे। तो घुसपैठियों का तो आजकल बहुत है ना, पॉलिटिकल टूरिज्म उनका होता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे तो वहां घुसपैठिए चले जाएंगे, उसके बाद में झारखंड में इलेक्शन होंगे तो वहां घुसपैठिए चले जाएंगे, फिर बिहार में इलेक्शन होंगे तो वहां घुसपैठिए चले जाएंगे, उसके बाद में अब बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं वहां घुसपैठिए आ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में एक ऑपरेशन टॉर्च अभी से चलाया शुरू कर दिया गया है जिसमें घुसपैठियों को टॉर्च से संदीप जी ढूंढा जा रहा है। तो 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और घुसपैठिए पर सवाल उठा रहे थे ना, नहीं जी ये बीएलओ की मौत हो रही है, संवेदनहीन हो गया, ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, डिजिटाइजेशन 99% से ज्यादा हो गई, कल का दिन भी बचा हुआ है, यानी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया और सारे के सारे जो फॉर्म भरे गए हैं यूपी में भी वो डिजिटाइज यानी कि अपलोड हो जाएंगे। आपने ऐसा अल्लाह काट रखा था कि जी ये तो सत्यानाश हो जाएगा, लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। हाँ। कभी राजीव राय कह रहे हैं 20,000 लोग एक ही जगह से हटा दिए गए। आपके बीएलए क्या कर रहे हैं संदीप जी? लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगाकर ये जो आप अभी डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, नहीं देखिए मैं बता रहा हूं संदीप जी, जो आप डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जब कोई भी दुश्वारी आती है और ऑपोजिशन की पार्टीज या कोई भी पिटीशन डाली जाती है तो उसमें इलेक्शन कमीशन खाली मैकेनिकल रिप्लाईज दे देता है कि भैया फॉर्म्स तो हम बांट रहे हैं, डिजिटाइजेशन तो हो रहा है। तमिलनाडु के एक केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आज ही द हिंदू के फ्रंट पेज पे छपा है कि वहां पे प्रॉब्लम यह आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि वहां के कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहां पर फॉर्म भरने में, फॉर्म बांटने में प्रॉब्लम आ रही है, उनसे पूछो तो बोलते हैं साहब डिजिटाइजेशन तो हो रहा है। संदीप जी मैं ये बोल रहा हूं 99% की आप बात कर रहे हैं, अगर 1% भी छूट गया तो आप सोचिए कि इलेक्शन के रिजल्ट्स कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने से पहले इस बात की जरूरत है कि उनको अपनी नीयत में, चाल चरित्र में भी रिफॉर्म्स लाएं, वरना जो आज की तारीख में हो रहा है। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और अर्ज कर देता हूं संदीप जी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, डिलिमिटेशन और एसआईआर के बीच में ये तीनों मिलकर देश, काल और पात्र को इस तरह झुका देंगे कि इसका सीधा सीधा लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो संसद को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा करने से पहले संदीप जी इस बात की चिंता करनी चाहिए। विनोद शर्मा, ठीक है विनोद शर्मा, ये 2 दिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनाव सुधार, मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर जो चर्चा हुई, इसका हासिल क्या हुआ? तेरी चोरी, मेरी चोरी, वोट चोरी या खालिस सीना जोरी और कुछ नहीं? मैं ये डिबेट को लगातार सुन रहा था, ना सिर्फ ये डिबेट पर दूसरी वाली डिबेट जो इसके साथ साथ चली, पहले दोनों डिबेट्स मैंने सुनी, एसआईआर वाली डिबेट और उससे पहले वंदे मातरम वाली डिबेट। वंदे मातरम वाली डिबेट तो मैं कह सकता हूं और बड़ी ईमानदारी से और ऑब्जेक्टिवली कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही हो कि हमने मुद्दा उठाया क्यों, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं थे जो सवाल विपक्ष ने उठाए। लेकिन आज जो अमित जी ने किया, अमित जी नॉर्मली ही इज अ गुड पार्लियामेंटेरियन, उनकी स्पीचेस अच्छी होते हैं, भाषण अच्छे होते हैं उनके पार्लियामेंट में, लेकिन आज उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने शुरुआत की, मुझे लगा कि वो तो अटल जी के खिलाफ बोल रहे हैं और अडवाणी जी के पक्ष में बोल रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि 28 वर्सेस 2 कि भैया सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए लेकिन नेहरू जी हो गए। तो भैया हमने जब देखा अटल जी को प्रधानमंत्री बना दिया, होना तो अडवाणी जी को चाहिए था। और दूसरी बात कि हरवाया किससे, आपने किसको डिनाई करवाया, किससे? आपके लेटर डे सरदार पटेल थे, अडवाणी जी, जिनको आपने नहीं बनाया, और वो नेहरूवियन प्राइम मिनिस्टर आपने बना दिया वाजपेयी की जगह। इनको पता नहीं चलता कि उनका आर्गुमेंट अपना खिलाफ ही जा रहा है। और दूसरी बात ये कहना कि हम जवाब देंगे, आप किसके बिहाफ पे जवाब दे रहे हैं? 2 जिस्म मगर एक जान है हम।
आप और इलेक्शन कमीशन? भाई ये जवाब तो अगर इलेक्शन कमीशन दे देता, ये सफाई दे देता, तो इस डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस पूरी डिबेट में गवर्नमेंट ने अपने आप को एम्बैरेस किया है और इलेक्शन कमीशन तो एम्बैरेस्ड है ही कि इलेक्शन कमीशन सफाई नहीं देगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सफाई नहीं देते? सुनील राय है हमारे दर्शक, विनोद धनबाद वासी हैं, वो जो आप बात कह रहे हैं कुछ उसी से जुड़ी बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कांग्रेस नहीं बीजेपी बदनाम कर रही है, चुनाव आयोग की भाषा बीजेपी क्यों बोल रही है? यही तो मैं कह रहा हूं। आपने इतने साल रिपोर्टिंग भी की है, एड़ियां घिसवाई हैं, चुनाव आयोग सवालों के जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा? ये चुनाव आयोग के लिए कोई और बैटिंग क्यों करे? या पहले बताया जाए कि जी आप संसद में चुनाव आयोग पर चर्चा ही नहीं कर सकते और 37 साल पहले की बलराम जाखड़ की रूलिंग का हवाला दिया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं क्यों नहीं कर रहा बात वो, शायद सरकार उसकी ब्रीफिंग नहीं कर रही, क्योंकि सरकार की ब्रीफिंग के बिना ज्ञानेश कुमार बोल ही नहीं सकते। देखिए हर एक मौके पर उन्होंने जो फैसला लिया, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप विनोद। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये पूरे दुनिया देश में यही इंप्रेशन है कि ज्ञानेश कुमार जी इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप ये नहीं कहते क्या? आप भी मानते हैं ना इस बात को? और ज्ञानेश कुमार जी के अपने एक इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि उनको जरा ये SIR देख के कीजिएगा, इसमें लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी सुनवाई हुई क्या? और उस पर कोई बहस हुई क्या? संधू ने बाकायदा डिसेंट नोट लिखा था। हाँ तो फिर पार्लियामेंट में उसमें तो एक और जो वो खेल हुआ सुबह है, ये 25 जून की बात है, ये सुबह एक बैठक होती है, चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि 3 लोग बैठते हैं, वो ड्राफ्ट बनता है, व्हाट्सएप पर शेयर होता है, उसमें ऑब्जेक्शन दे देते हैं सुखबीर सिंह संधू और रात को फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव भी हो जाता है और उसमें एक पैरा अब्रप्टली कट जाता है, सिटीजनशिप की बात गौण हो जाती है, गुल हो जाती है, पर इसका कोई जवाब नहीं है। आरोप लगा दिया जो बहुत गंभीर था, आप कह रहे थे क्या गंभीर आरोप लगा दिया? आप सब वही बात बोल रहे हैं और आप तो प्रूफ के साथ बोल रहे हो यार। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी जो संस्था होती है, अगर खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और इलेक्शन कमीशन है और हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर, तीनों इलेक्शन कमिश्नर इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर हैं। ये बीच में कम करना चाहते थे उनका रसूख, उनको नीचे लाना चाहते थे और फिर फॉर्मल चीज ने चिट्ठी लिखी तो उसके बाद इन्होंने अपना फैसला वापस लिया। ये इलेक्शन कमीशन को डाउनग्रेड भी करना चाहते थे पहले, और अब इलेक्शन कमीशन जो इनका है वो ऑलमोस्ट कैप्टिव है इनका। इलेक्शन कमीशन आपको लगता है कि सेल्फ रिलायंट है? कैप्टिव है, आपकी बात 2-3 बार पहले भी आपने कह दी है। विनोद अग्निहोत्री, दरअसल लोकतंत्र को लेकर जो ये सवाल हैं उनके जवाब मिले क्या? संसद से बेहतर तो कोई जगह नहीं हो सकती थी, कुछ सवाल मिलते दिखाई दिए आपको? नहीं, जवाब तो मिल सकते थे अगर दोनों पक्ष और खासकर सरकार, विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए उनका ध्यान देती। मैं मनीष तिवारी के भाषण को कोट कर रहा हूं। मनीष तिवारी ने बाकायदा कानून का, संविधान का हवाला देकर के अपनी बात रखी और उन्होंने 5 सुझाव दिए, जिसमें था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का जो प्रक्रिया है उसमें 3 के बजाय 5 लोग हों, लीडर अपोजिशन राज्यसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है। इसके अलावा 4 सुझाव उन्होंने दिए, जिसमें वो कैश ट्रांसफर वाला सुझाव था, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का सुझाव था। 5 सुझाव दिए। सरकार ने एक भी सुझाव पर इसमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। गृह मंत्री जी को अपने भाषण में कहना चाहिए था कि ये सुझाव आए हैं पक्ष तरफ से, इन पर विचार करेंगे, या ये सुझाव जो है इनका, कुछ भी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। दूसरा, जैसे उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दे दिया। पहली बात तो यहां तो तेरी चोरी मेरी चोरी इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा है। 2 सवाल आए, मैं 2 सवाल जोड़कर आपसे पूछना चाहूंगा। नेहा यादव है नोएडा वासी, विनोद अग्निहोत्री, वो कह रही है बीजेपी जैसे हर काम के लिए नेहरू इंदिरा को जिम्मेदार ठहराती है, ऐसे में नेहरू इंदिरा त्रुटिकरण शुद्धि मंत्रालय बना देना चाहिए। और एक और दर्शक है ओमनाथ, ग्रेटर नोएडा के, एक नोएडा से सवाल है, ग्रेटर नोएडा से, वो कह रहे हैं SIR समेत हर गलती के लिए नेहरू जिम्मेदार,
फिर कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि रुपया गिरने के लिए कौन है जिम्मेदार? नहीं, वो तो प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में वंदे मातरम वाली डिबेट में कह दिया कि एक दिन चलिए तय कर लीजिए, नेहरू की गलतियों पर ही जो आप मानते हैं उन्हीं पर बहस कर लीजिए और इस चैप्टर को खत्म कर दी। मैं एक इतिहास की बात करना चाहता हूं। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता होमवर्क नहीं करते, साधना भारती सवाल को डक कर दें। ये जो 28 बनाम 2 वाली बात थी, ये प्राइम मिनिस्टर का चुनाव ही नहीं था, ये कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बात थी जो स्टेट्स की यूनिट से मांगा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष, और उसमें नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। प्रधानमंत्री तो उसके बाद बने, वो प्रधानमंत्री के वोट नहीं हुआ था। ये ऐतिहासिक तथ्य है, विनोद शर्मा जी इसकी तारीफ करेंगे। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि साधना भारती से आपने सवाल पूछा, साधना भारती को पता ही नहीं है, ये जो होमवर्क नहीं करते हैं लोग। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये जो आपने कहा कि नेहरू और इंदिरा, भाई वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा कि हम बहस करने के लिए तैयार है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहस कर लीजिए। तो लेकिन उसकी बजाय अब इंदिरा गांधी, यशपाल कपूर वाला मामला आ गया। यशपाल कपूर ने इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ था, ये समस्या थी, उसी पे उनका चुनाव खारिज हुआ। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है, ठीक है, लेकिन अगर आगे चुनाव सुधार की बात हो रही है तो इन ऐतिहासिक तथ्यों की आड़ में आप नहीं उससे बच सकते। भाई आपको चर्चा इसलिए तो हुई चुनाव सुधार पर कि जो सुझाव आए, नहीं उसमें सबसे बड़ी बात तो आज फिर गृह मंत्री बोले चुन चुन कर हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे, शुद्धिकरण के लिए यह जरूरी है। पर एसआईआर से घुसपैठियों की पहचान तो हो ही नहीं सकती। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। और अगर हो सकती है तो बिहार में कितने घुसपैठी हैं, यह चुनाव आयोग क्यों नहीं बताता? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर का मतलब नागरिकता तय करना नहीं है, ये मतदाता सूची को सुधार है। और जो मतदाता सूची में जिनके नाम छूट जाएंगे, क्या वो भारत के नागरिक नहीं होंगे? बहुत सारे लोग जिनके दस्तावेज नहीं जमा हो पाए या किसी कारण से छूट गया नाम, तो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे क्या? अब मान लीजिए उनमें ऐसे लोग जिनके पास पासपोर्ट भी है। तो ये तो इसलिए एसआईआर से आप नागरिकता तय नहीं कर सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और ये गृह मंत्रालय का काम है, उसकी अलग प्रक्रिया है। इसलिए जहां तक घुसपैठियों की बात है कि घुसपैठिए अगर एसआईआर से तय होने लगेंगे तो ये सर का सरदर्द चलता रहेगा। जवाब हमें नहीं मिले हैं, जो जवाब मिलने चाहिए थे, जिसके लिए हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा में, राज्यसभा तो चलिए हाउस ऑफ एल्डर्स है, हम डायरेक्टली उनको नहीं चुनते हैं, पर जहां चर्चा होनी चाहिए वहां इतिहास के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं क्या? इस बारे में सोचिए, क्योंकि ये आपके प्रतिनिधि हैं जो संसद में चर्चा करते हैं। और ये चुनाव सुधार की जो बात है, ये तो बुनियाद है लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, जमहूरियत की। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।